चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। ओहो, क्या बात है, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में हो। हाँ हूँ, बट इट हैज नथिंग टू डू विथ यू। तो फिर जिसके लिए गा रही हो उसी के पास जाके गाओ ना। मैं चंदन के लिए गा रही हूँ। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम चंदन है? आई मीन सो आउटडेटेड। चंदन मेरे बॉयफ्रेंड का नाम नहीं, आज का हमारा टॉपिक है चंदन, मतलब सैंडलवुड। पता है, सैंडलवुड का और इंडिया का बहुत पुराना कनेक्शन है। पुराना मतलब ऑलवेज इंटरेस्टिंग। अब बताओ क्या कनेक्शन है? हिंदू माइथोलॉजी में सैंडलवुड की बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ तक कि रामायण में भी सैंडलवुड का जगह जगह जिक्र है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो टीका होता है ये भी चंदन का ही लगाया जाता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि चंदन यानी सैंडलवुड की लकड़ी खुशबूदार होती है, ठंडी होती है, इसीलिए इसी के पाउडर का टीका भी लगाया जाता है। सी, आई एम सो नॉलेजेबल। आई बेट तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कालिदास ने 5th सेंचुरी एडी में लिखे अपने महाकाव्य मेघदूतम में सैंडलवुड को बहुत जगह मेंशन किया है। हाँ यार, मैंने तो सिर्फ कालिदास का नाम सुना था, वो भी स्कूल में। यही नहीं, वामना पुराण में भी चंदन की लकड़ी को भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे अच्छा बताया गया है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से तो देवी लक्ष्मी का वास ही चंदन के पेड़ में है। क्या बात है! सैंडलवुड में कभी दीमक भी नहीं लगती, इसीलिए तो इसका इस्तेमाल मंदिरों में एंशिएंट टाइम से हो रहा है। तो सबसे पहले सैंडलवुड को हम इंडियंस ने यूज किया? पॉसिबली, लेकिन इजिप्शियंस भी इसका यूज बहुत करते थे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, लगभग 5000 साल पहले इजिप्शियंस ममीज को प्रिजर्व करने में सैंडलवुड का यूज करते थे। ओह माय गॉड, तब तो ये दुनिया की सबसे महंगी वुड होगी। इट्स ऑन सेकंड पोजीशन। सबसे महंगी वुड अफ्रीकन ब्लैकवुड ट्री की होती है। नॉट बैड, लेकिन ये सैंडलवुड ट्री कौन से एरिया में ज्यादा होते हैं? सैंडलवुड सदर्न इंडिया में बहुत होता है और उस एरिया के लिए ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। इंडिया की सैंडलवुड का सारी दुनिया ने लोहा माना है। हाँ, लेकिन इंडिया के अलावा सैंडलवुड साउथ एशियन, ऑस्ट्रेलिया, हवाई और दूसरी कंट्रीज में भी थोड़ा बहुत होता है। तब तो ये इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता होगा? एक्सपोर्ट तो होता है, लेकिन उसकी हिस्ट्री आज तक बहुत क्लियर नहीं है। सच सच बताओ, हिस्ट्री क्लियर नहीं है या तुम्हें पता नहीं है? अरे हिस्ट्री ही नहीं है, लेकिन 1976 में ओल्ड हार्बर ऑफ हाउशू में एक डूबा हुआ चाइनीज जहाज मिला। देखा, मैं तो कह ही रहा था, चाइनीज माल अच्छा नहीं होता। ये जहाज सोंग डायनेस्टी का था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सन 960 से 1279 के बीच का रहा होगा। इस जहाज पर सैंडलवुड के टुकड़े भी मिले थे। ओह, दैट्स सैड। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा सैड तो थाईलैंड में होता है। सैकड़ों साल पहले थाईलैंड की रॉयल फैमिली का कोई मेंबर अगर कोई क्राइम करता था तो उसे सैंडलवुड की लकड़ी से मार मार कर जान से मार दिया जाता था। क्या बात कर रही हो? वैसे भी फर्क क्या पड़ता है, जब जान से ही जाना है तो सैंडलवुड हो या पाइनवुड हो। 1511 में पोर्चुगीज पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने सैंडलवुड का एशिया में ट्रेड शुरू किया। उधर पोर्चुगीज धीरे धीरे सैंडलवुड के बिजनेस को बढ़ावा दे रहे थे और इधर इंडिया में सैंडलवुड हर तरफ अपनी खुशबू खुद ही फैला रहा था और इतना फायदेमंद होता जा रहा था कि 16th सेंचुरी में विजयनगर राजवंश के राजा कृष्णदेव राय ने चंदन के बिजनेस पर अपना कब्जा जमा लिया। और सैंडलवुड भी ज्यादा वहीं होता है इसलिए। हाँ, एक वो भी रीजन था और एक ये कि उस वक्त भी सैंडलवुड का मेडिसिनल यूजेज बहुत था। तो ये राजा बहुत बीमार पड़ते थे क्या? नहीं, लेकिन मेडिसिनल यूजेज की वजह से सैंडलवुड हमेशा से काफी महंगा रहा है। मतलब सैंडलवुड की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से वुंड हील हो रहे थे? हाँ, सैंडलवुड का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज, स्टमक अल्सर और हार्ट रेट को ठीक करने में किया जाता है। वाओ, ये लकड़ी है या डॉक्टर? और शायद इसीलिए मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने सन 1792 में सैंडलवुड ट्रीज को रॉयल ट्री का दर्जा दे दिया और सैंडलवुड के सारे बिजनेस पर अपना कब्जा जमा लिया। रॉयल ट्री बनाने के बाद से ये ट्रेडिशन आज भी चला आ रहा है। आज भी सैंडलवुड का बिजनेस सरकार के हाथ में ही है। लेकिन अगर मैं सैंडलवुड ट्री अपने गार्डन में लगाऊं तब तो वो मेरा है? रॉन्ग। अगर तुम उसे अपने ड्राइंग रूम में भी लगाओ तो भी उसका 75% गवर्नमेंट का होता है, अदरवाइज इट बिकम्स इलीगल। ओह, थैंक गॉड, आई डोंट हैव एनी सैंडलवुड ट्री इन माय हाउस। सन 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई अंग्रेजों के साथ अपनी लड़ाई में टीपू सुल्तान मारा गया और अंग्रेजों ने नलवाड़ी कृष्ण राजा वोदेयर को मैसूर राज्य सौंप दिया। अब इस राजा ने क्या गुल खिलाए? वही जो अब तक सब कर रहे थे, सैंडलवुड का बिजनेस। लेकिन वोडेयार के पीरियड में सैंडलवुड के बिजनेस को बहुत बढ़ावा मिला,
लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के करीब सैंडलवुड का एक्सपोर्ट काफी कम हो गया, जिसकी वजह से मैसूर राजा की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गई। क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू मैसूर में सैंडलवुड से जनरेट होता था, इसलिए। हाँ, इसलिए उस समय के राजा कृष्ण वोडेयार ने अपने दीवान को बुलाया और इस पर विचार किया। इस मीटिंग में एल्फ्रेड चिटर्टन, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ मैसूर थे, उन्हें भी अपनी राय देने के लिए बुलाया गया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? सैंडलवुड बिका? नहीं, उससे भी बड़ा कुछ हुआ। पहली बार इंडिया में सैंडलवुड से ऑयल निकाला गया। फिर क्या? फिर तो राजा की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। लेकिन अब सैंडलवुड ऑयल से आमदनी में बहुत इजाफा हो गया। फिर धीरे धीरे वक्त बदला और भारत से सैंडलवुड ऑयल भी एक्सपोर्ट होने लगा। फिर तो सैंडलवुड ऑयल का बिजनेस काफी ऑर्गेनाइज्ड हो गया होगा। 1916 में एक सैंडलवुड ऑयल डिस्टिलरी बेंगलुरु के पास मल्लेश्वरम में स्टैब्लिश की गई। साथ ही साथ गवर्नमेंट सोप फैक्ट्री भी स्टार्ट की, जिसमें सैंडलवुड ऑयल का यूज होता है। इस फैक्ट्री का बना मैसूर सैंडल सोप आज भी बहुत फेमस है। 1903 से 1916 के बीच लगभग 10 लाख सैंडलवुड पेड़ों को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था, एक स्पाइक डिजीज की वजह से। What a loss! अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब पेड़ डिजीज से तो सेफ हैं, लेकिन इलीगल ट्रेड से परेशान हैं। सैंडलवुड की स्मगलिंग बचाने के लिए अब गवर्नमेंट ने 100 टन का एक कोटा बना दिया है और अब इतना ही वुड हर साल जंगल से काटा जाता है। आज इस कहावत का मतलब समझ में आया है। कौन सी? कि चंदन के पेड़ पर इतने सांप क्यों लिपटे होते हैं। पता है, कल मैंने हब्बा खातून की लव स्टोरी देखी। 16th सेंचुरी में कश्मीर की ग्रेट पोएटेस हब्बा खातून की लव स्टोरी। वाओ! हाँ, सरसों के खेत में घूमते हुए कितनी प्यारी पोइट्री गाई है उन्होंने। वो सरसों के खेत नहीं, केसर के खेत है बुद्धू। केसर मतलब सैफरन। कश्मीर के पंपोर रीजन में केसर की खेती होती है। सबसे पहले मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। इंडिया में सैफरन की हिस्ट्री 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ सैफरन कैसे आया, इसको लेकर कई कहानियाँ भी हैं। कैसी कहानियाँ? कुछ लोग मानते हैं कि 500 BC में पर्शिया के रूलर्स ने कश्मीर पर जीत हासिल करने के बाद इंडिया में सैफरन इंट्रोड्यूस करवाया था। बहुत सारे कश्मीरी लोग ये भी कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में कश्मीर में 2 सूफी संत ख्वाजा मसूद वली और शरीफुद्दीन आए। इन संतों ने कश्मीर को केसर का बीज तोहफे में दिया। आज भी पंपोर में इन दोनों संतों की मजार है। तो कश्मीर को केसर तोहफे में मिला था। पंपोर के कुछ लोग ये भी मानते थे कि केसर सिर्फ पंपोर को तोहफे में मिला था। वो कैसे? उनका कहना था कि शूक बाबा साहिब नाम के एक संत ने दुआ मांगी कि पंपोर की मिट्टी में केसर आराम से उगने लगे, इसलिए कुदरत ने कश्मीर की मिट्टी को वो बरकत बख्श दी। ये तो 3 स्टोरीज हो गईं। अब सवाल ये है कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक स्टोरी कौन सी है? शूक बाबा साहिब की कहानी से लोगों का यकीन कम होने लगा जब 14th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे केसर कश्मीर के कई हिस्सों में उगने लगा। बची हुई दोनों स्टोरीज में से सबसे कन्विंसिंग स्टोरी कौन सी है? इन दोनों स्टोरीज से अलग सबसे कन्विंसिंग थ्योरी सामने रखी कश्मीर के स्कॉलर मोहम्मद यूसुफ टेंग ने। उन्होंने कहा कि केसर कश्मीर की घाटी में 2500 साल से है और हिंदुओं के एंशिएंट रिलीजियस बुक्स में इसका मेंशन भी है। इंडिया में पुराने जमाने में केसर का टीका वेल्थ का प्रतीक था। बड़े बड़े किंग्स और बिजनेसमैन रोज केसर का टीका लगाते थे। वैसे भी सैफरन इतना महंगा होता था, कॉमन लोग तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते होंगे। बिल्कुल सही कहा। अमीर लोगों के लिए केसर का इस्तेमाल करना शान की बात थी। यहाँ तक कि इंडिया में राजा महाराजाओं की रॉयल पोशाक को केसर के डाई से रंगा जाता था। इसे तब बेस्ट और सबसे महंगा कलर माना जाता था। तो क्या उस समय केसर का कोई और नाम भी था? संस्कृत में इसे केशरा, कुमकुम, अरुणा, असरा और असरिका जैसे कई नाम दिए गए हैं। पंजाबी, उर्दू और बंगाली में इस केसर को जाफरान कहते हैं। कश्मीर का केसर पंजाब और बंगाल तक कैसे पहुंचा? कश्मीर में बहुत सारे लोग थे जो केसर का व्यापार करते थे। तब इन्हें केसरवानी कहा जाता था, जो आजकल एक सरनेम बन गया है। ब्रिटेन के वॉल्टर लॉरेंस ने अपनी बुक वैल्यू ऑफ कश्मीर में लिखा है कि 1920s के आसपास कश्मीर में केसर का भाव होता था 1 रुपए तोला, यानी 1 रुपए में 11.3 ग्राम। इस केसर को रजिस्टर्ड डाक से इंडिया के बाकी हिस्सों में भेजा जाता था और वहाँ इसकी कीमत और भी बढ़ जाती थी। 1 रुपया तोला बस? उस जमाने में 1 तोला सोना तकरीबन 50 से 60 रुपए में आता था। अब तुम केसर की कीमत का अंदाजा लगा लो। कमाल है, इतना महंगा केसर लोग खाते थे।
हाँ, केसर खाने से सेहत भी अच्छी बनती है और बीमारियां भी दूर रहती हैं। आयुर्वेद और उनकी चिकित्सा पद्धति के हिसाब से केसर की तासीर गर्म होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से केसर एक एफ्रोडीजियाक भी है और तकरीबन 90 बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। केसर एफ्रोडीजियक भी है? सिर्फ एफ्रोडीजियाक ही नहीं, पुराने जमाने का इफेक्टिव ब्यूटी ट्रीटमेंट भी है। इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा बाकायदा सैफरन बाथ लेने के बाद सोने जाती थी। तो ये था उनकी उजली निखरी त्वचा का राज। इंडिया में आज भी लोग फेयरनेस के लिए केसर यूज कर रहे हैं। सिकंदर महान की गोरी त्वचा का राज भी केसर ही था। वो लंबे बैटल्स के बाद सैफरन बाथ लेते थे। इसे कहते हैं घायल सिकंदर बाथटब के अंदर। बादशाह अकबर के दिल को जब आराम की तलब लगती थी तो वो राजस्थान में केसर क्यारी में आराम फरमाने चले जाते थे। ये केसर क्यारी राजस्थान में कैसे आ गई? ये केसर क्यारी जयपुर में आमेर किले के पास है। बादशाह अकबर केसर के खेतों को मिस करते थे, इसलिए वो अक्सर यहाँ आया करते थे। इसका मतलब राजस्थान से केसर की जान पहचान मुगलों ने करवाई है। इंडिया में सैफरन पॉपुलर हुआ, इसके पीछे 3 रीजंस थे। पहला ये कि इसका मेंशन हिंदू धर्म ग्रंथों में है, ये होली स्पाइस है और जिसकी वजह से हिंदुओं की रीति रिवाजों में शामिल है। दूसरा, केसर यानी जाफरान को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाया मुगल्स ने, जिसकी वजह से ये मुगलई खान पान में शामिल हो गया। और तीसरा, 1819 में कश्मीर को जीतने के बाद महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के खान पान में इसे लेकर आए। आजकल के इंडिया में केसर की क्या पोजीशन है? इंडिया में आज 5000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर केसर के खेत हैं, जिनमें से 80% खेत जम्मू और कश्मीर में है। हर साल इंडिया में तकरीबन 16,000 किलो केसर पैदा होता है। बाकी मसालों की तरह सैफरन को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसे इंडिया सैफरन के नाम से जानते हैं। मानना पड़ेगा, सैफरन कमर्शियली कितना सुपरहिट प्लांट है। ये सब केसर की खुशबू का कमाल है। कई पोएट्स ने लिखा है कि केसर की खुशबू से वो मदमस्त हो जाते थे। मदमस्त मतलब उन्हें नशा हो जाता था। और इस बात को डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ज्यादा केसर खा लो या फिर खुशबू सूंघ लो तो वो दिमाग पर चढ़ जाता है, आदमी पागल हो जाता है। सही कहते हैं वो लोग। मेरा दिमाग तो केसर का नाम सुन सुन के ही गर्म हो गया है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल केसर ठंडाई लाती हूँ। नहीं, आजकल पोर्टुगीज मिशनरी गोवा में कैश्यू के ट्री को सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए ले आए थे। मतलब उन्हें ये पता नहीं ये रेसिपीज भी वहाँ ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। फिर 1920 में काजू के छिलके को उतारने के लिए एक कमर्शियल प्रोसेस डेवलप हुआ और काजू मार्केट में उसी तरह मिलने लगा जैसे आजकल मिलता है, जिसे हम रेडी टू ईट कैश्यू नट भी कह सकते हैं। मतलब काजू खाने के लिए फिट और रेसिपीज में हिट नहीं था, क्योंकि छिलका उतारने में पापड़ बेलने पड़ते थे। एग्जैक्टली। अमेरिकन इंडियंस अपने घर बनाने में काजू की छाल यूज करते थे। इसकी वजह से कीड़े मकोड़े उनके घर से दूर रहते थे। अगर अमेरिकन इंडियंस ने कैश्यू ट्री यूज किए तो इसका मतलब ये प्लांट कम से कम 3000 से 4000 साल पुराना है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है।
हालांकि अमेरिकन इंडियंस के बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो 1500 के बाद की ही मिलती है, जब नॉर्थ अमेरिका को यूरोपियंस ने इन्वेड किया था। अमेरिकन इंडियंस की तरह साउथ इंडियंस काजू का इस्तेमाल घर से व्हाइट एंड्स को दूर रखने के लिए करते थे। काजू की छाल और पत्तियों का इस्तेमाल यूरोप और कई वेस्टर्न कंट्री मौसम काजू को पसंद आ गया। इससे पहले काजू के घर कहाँ थे? जहाँ जहाँ काजू के नाम रखे गए, जैसे कैश्यू को स्पेनिश में काहोई, ब्राजील लैंग्वेज में अकाजू और पोर्चुगीज लैंग्वेज में काजू कहा जाता था। और इंग्लिश में तो हम इसे कैश्यू कहते ही हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे इंडिया में कई स्टेट्स ने काजू को डिफरेंट की थी। तो इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह कैश्यू की जर्नी शुरू हुई। मिस्टर रॉश विक्टोरिया ने कैश्यू की पैकिंग की ऐसी टेक्निक डेवलप की जिसने कैश्यू को इंडिया में वर्ल्ड फेमस कर दिया। इंडिया में वर्ल्ड फेमस? इंडिया में वर्ल्ड फेमस इसलिए कर दिया बिकॉज इंग्लैंड के W.T. एंडरसन ने क्विलोन में इंडियन नट कंपनी की फाउंडेशन डाली। इस नट कंपनी ने काजू को चाय एक्सपोर्ट करने वाली लकड़ी के बॉक्सों में भरा और नट बोल्ट टाइट करके 1924 के आसपास अमेरिका रवाना कर दिया। मतलब इंडिया से काजू एक्सपोर्ट होने लगे। हाँ, काजू के टेस्ट ने कमाल कर दिया। वर्ल्ड वाइड कुलिनरी कल्चर में काजू ने बड़ी तेजी से अपने पांव जमाए और एकदम घुल मिल गया। 1924 में इंडिया ने 45 टन काजू एक्सपोर्ट किया था, जो 1939 में 1350 टन हो गया। मेरे देश की धरती काजू उगले। सिर्फ उगले नहीं, प्रोसेस भी करे, और इतना प्रोसेस करे कि अफ्रीका से भी प्रोसेसिंग के लिए रॉ कैश्यू आने लगे। मतलब इंडिया दुनिया की अल्टीमेट काजू किंगडम बन गया। डेफिनेटली, इवन टुडे इंडिया कैश्यू कल्टीवेशन में हर साल 5th या 6th रैंक पर रहता है और प्रोसेसिंग के मामले में नंबर 1 है। 1970s में तो ही काजू। ठीक है काजू देव, आइए, जी भर के आइए मेरे सपनों में।